हेलो गाइस, स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड में शासन करने वाले कुड़िंद राजवंश को जाना था, जिसमें हमने पूर्ववर्ती और परवर्ती को दो भागों में विभाजित करा था। देखिए, जो उत्तरवर्ती हमारे कुड़िंद मुद्राएं थी उसको हमने दो भागों में विभाजित करा था, जिसमें एक था पूर्ववर्ती मुद्रा और दूसरा था परवर्ती मुद्राएं। अब यहाँ पर जो परवर्ती मुद्राएं हैं, परवर्ती मुद्राओं को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। जो हमारी परवर्ती मुद्राएं हैं उन्हें हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। जो सबसे पहला होता है वो है अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं। अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं, ठीक है, अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं। दूसरा हमारा होता है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। दूसरा है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। और तीसरा जो है वो है छत्रेश्वर या फिर चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, ठीक है, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो ये तीन भागों में हम परवर्ती मुद्राओं को विभाजित करते हैं। देखिए, जो अमोघभूति शासक था, जो राजा था, जो सबसे प्रतापी शासक था अमोघभूति, उसके द्वारा जो चलाई गई सिक्के हैं, जो मुद्राएं हैं, उनको हमने अमोघभूति प्रकार की मुद्रा कहा। दूसरा, जो अल्मोड़ा से हमें, अल्मोड़ा जिले से जो हमें मुद्राएं प्राप्त हुई है उन्हें हमने अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कहा। इसके पश्चात जो चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं वो राजा चत्रेश्वर द्वारा चलाई गई हैं। तो राजा चत्रेश्वर द्वारा जो चलाई गई मुद्राएं थी उन्हें हमने चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं कहा। तो इन तीनों मुद्राओं को, इन अमोघभूति प्रकार की मुद्रा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा और चत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनको आज हम कवर करेंगे। इन तीनों को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं को, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं को। अमोघभूति मुद्राएं, ठीक है। देखिए, जो अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं थी वो राजा अमोघभूति के द्वारा चलाई गई थी। और राजा अमोघभूति कौन था? वो कुड़िंद राजवंश का सबसे प्रतापी शासक था। क्यों सबसे प्रतापी शासक था? क्योंकि इसकी सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है। लेकिन यहाँ पर एक इतिहासकार आते हैं, ठीक है, एक इतिहासकार आते हैं। कौन? काशी प्रसाद, ठीक है। एक काशी प्रसाद एक इतिहासकार थे। वो अमोघभूति को कुड़िंद राजवंश का शासक नहीं मानते। वे अमोघभूति को एक उपाधि मानते हैं, एक पद मानते हैं, ठीक है। वे क्या करते हैं? अमोघभूति को एक पद या फिर उपाधि मानते हैं, ठीक है। जो काशी प्रसाद जायसवाल थे वो अमोघभूति को एक पद या उपाधि मानते हैं तथा वे इस अमोघभूति का अर्थ भी यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। इस अमोघभूति का अर्थ वे बताते हैं, कभी न खत्म होने वाला वैभव। कभी न खत्म होने वाला वैभव, ठीक है। तो अगर अमोघभूति का आपसे अर्थ पूछ ले तो कभी न खत्म होने वाला वैभव जो होता है वो अमोघभूति का अर्थ है। किसके अनुसार? काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार जो अमोघभूति का अर्थ है वो कभी न खत्म होने वाला वैभव है। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि किसके आधार पर हमने कहा कि अमोघभूति एक पद था, तो काशी प्रसाद जायसवाल के मत के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि अमोघभूति एक शासक न होकर एक पद रहा होगा, ठीक है। इसके पश्चात देखिए, कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जो अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं हैं
वो बैक्टीरियन ग्रीक के समान है। ठीक है, बैक्टीरियन ग्रीक के समान है। तो जो अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं थी वो किसकी नकल हैं? बैक्टीरियन ग्रीक की नकल हैं। अब जो अमोघभूति ने जो मुद्राएं चलाई या जो अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं थी उनमें दो धातुओं का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तांबे का और चांदी का यहाँ पर प्रयोग करा गया था। ठीक है, तांबे और चांदी से निर्मित इसकी मुद्राएं थी, जिसे हमने तांबे से निर्मित मुद्राओं को हमने ताम्र मुद्रा कहा या फिर अमोघभूति की ताम्र मुद्राएं कहा, और चांदी से निर्मित जो मुद्राएं थी उन्हें हमने रजत मुद्राएं कहा। ठीक है, तो अमोघभूति ने दो प्रकार की मुद्राएं चलाई, ताम्र मुद्राएं और रजत मुद्राएं। अब इन दोनों ही मुद्राओं का, ठीक है, जो यहाँ पर रजत मुद्रा थी उसका जो भार था वो 31 ग्रेन से 38 ग्रेन तक था। कितना था? 31 ग्रेन से 38 ग्रेन तक जो था वो अमोघभूति की कौन सी मुद्रा का था? रजत मुद्राओं का रहा था। और जो ताम्र मुद्रा थी इसके द्वारा चलाई गई उनका जो भार था वो 95 ग्रेन से 252 ग्रेन रहा था। तो ताम्र मुद्राओं का भार 95 ग्रेन से 252 ग्रेन तक और रजत मुद्राओं का भार 31 ग्रेन से 38 ग्रेन तक रहा था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो रजत मुद्राएं थी उनकी। ठीक है, जो रजत मुद्राएं अमोघभूति द्वारा चलाई गई उनकी बात यहाँ पर कर लेते हैं। अमोघभूति द्वारा जो चलाई गई रजत मुद्राएं थी, ठीक है, जो रजत मुद्राएं थी, अमोघभूति द्वारा जो रजत मुद्राएं चलाई गई थी उन मुद्राओं के सबसे पहले हम मुख्य भाग की या फिर पूर्व भाग की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पूर्व भाग। ठीक है, जो अमोघभूति प्रकार की रजत मुद्राएं थी या अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं थी या फिर मैं कहूँ जो हमारी लास्ट जो छत्रेसर प्रकार की मुद्राएं थी, उन तीनों मुद्राओं में यही डिफरेंस रहा था कि या तो वो एक किसी अन्य धातु की बनी थी या फिर उनमें जो आकृति थी वो किसी अलग प्रकार की आकृति थी। तो अमोघभूति प्रकार की जो दो प्रकार की मुद्राएं थी, रजत मुद्रा और ताम्र मुद्रा, उन दोनों में ही हमें कुछ अलग प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो अमोघभूति प्रकार की रजत मुद्राएं रही थी और जो ताम्र मुद्राएं रही थी वो दोनों एक जैसी रही थी, यानी कि उसमें जो आकृति थी वो दोनों की आकृति क्या थी? सेम रही थी। देखिए, अब हम अमोघभूति की जो रजत मुद्राएं हैं और ताम्र मुद्राएं हैं, जो ताम्र मुद्राएं हैं उनमें सबसे पूर्व भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो उसका पूर्व भाग है, यानी कि मैं कहूँ एक पहलू, तो एक पहलू की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। जो पहला पहलू था यहाँ पर अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं का, उसमें हमें देवी का चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, देवी का चित्रण देखने को मिलता है और उस देवी के दाएं हाथ में, ठीक है, दाएं हाथ में कमल, ठीक है, दाएं हाथ में कमल था। तो देवी का चित्र हमें इसके पूर्व भाग में देखने को मिलता है और उस देवी को देखता हुआ एक मृग का चित्र भी हमें देखने को मिल जाता है। इसके पश्चात जो ये मृग था, मृग की जो सींगें थी, उन सींगों के बीच में हमें एक नाग चिन्ह भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, नाग चिन्ह भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक और चीज इस मुद्राओं के पूर्व भाग से हमें देखने को मिलती है, वो है वेदिका। ठीक है, वेदिका।
तो हमें चार चीज़ें जो हमारी मुद्राएं हैं, अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं, उनमें हमें देवी का चित्र देखने को मिलता है जिसके दाएं हाथ में कमल था, और मृग देखने को मिलता है। मृग के अलावा मृग के सींगों के बीच हमें एक नाग चिन्ह देखने को मिलता है, और वेदिका हमें देखने को मिल जाती है। तो अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं थी, उनका जो पूरी भाग था वो कुछ इस तरह से था, जिसमें देवी का चित्र था, मृग का चित्र था, नाग चिन्ह था और वेदिका थी। इसके पश्चात जो हमारा अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं का पृष्ठ भाग था, जो पृष्ठ भाग था इसका, उसमें हमें खरोष्ठी लिपि में, ठीक है, खरोष्ठी लिपि में राघ, या मैं कहूँ राजा, अमोघभूति कुणिन्दस्य, राघ अमोघभूति कुणिन्दस्य शब्द देखने को मिल जाता है, जिसका अर्थ था कुणिंद राजा अमोघभूति द्वारा चलाए गए सिक्के। ठीक है, जिसका अर्थ था कुणिंद राजा अमोघभूति के सिक्के। तो और इसमें इसके अतिरिक्त जो पृष्ठभाग था उसमें हमें संवेदी वृक्ष देखने को मिल जाता है, संवेदी वृक्ष देखने को मिल जाता है, और स्वास्तिक का चिन्ह हमें देखने को मिल जाता है। स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो चिन्ह था वो हमें देखने को मिला था। तो पृष्ठ पूर्व भाग की हमने बात करी, इसके बाद हम पृष्ठ भाग में आए। पृष्ठ भाग में खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था राघ अमोघभूति कुणिन्दस्य, और संवेदी वृक्ष था, और इसमें स्वास्तिक का चिन्ह दिखाया गया था। तो ये था अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं के बारे में। इसके बाद हम आते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में। तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। देखिए, परवर्ती मुद्रा में ही जो दूसरी हमारी मुद्रा देखने को मिलती है वह है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, और इससे पूर्व हमने देखी थी अमोघभूति प्रकार की मुद्रा। तो अमोघभूति प्रकार की जो मुद्रा थी वो रजत मुद्राएं थी और ताम्र मुद्राएं रही थी, लेकिन यहाँ पर जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं रही थी वो सिर्फ ताम्र से निर्मित थी, या मैं कहूँ तांबे से निर्मित मुद्राएं थी। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ ताम्र मुद्राएं। जो अल्मोड़ा प्रकार की हमें मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो मुद्राएं ताम्र मुद्राएं रही थी, यानी तांबे से निर्मित ये मुद्राएं थी। तो अल्मोड़ा जो प्रकार की हमें मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो कुल 58 मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। कितनी? 58 मुद्राएं हमें अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये जो मुद्राएं हैं, ये जो 58 प्रकार की मुद्राएं हैं, यह भी 4 अलग अलग भागों में विभाजित थी। यानी कि ये जो 58 प्रकार की मुद्राएं थी वो 4 प्रकार की मुद्राएं रही थी। देखिए, इतिहासकारों का यह भी मानना है कि ये जो 58 मुद्राएं हैं उनमें से कुछ मुद्राएं अलग अलग शासकों द्वारा चलाई गई थी, जिस कारण इन्हें इतिहासकारों ने 4 प्रकार से विभाजित करा था। ठीक है, अब ये जो 4 प्रकार की मुद्राएं थी, 4 प्रकार की अलग अलग 58 मुद्राएं थी, उन मुद्राओं में हमें अलग अलग शासकों के नाम देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो अलग अलग शासक थे उनके द्वारा चलाई गई मुद्राएं थी अल्मोड़ा प्रकार की, और उन मुद्राओं में हमें अलग अलग शासकों के नाम देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग शासकों के जो नाम हमें देखने को मिल जाते हैं उनमें सबसे पहला नाम हमें देखने को मिलता है शिवदत्त का। ठीक है, शिवदत्त का नाम हमें देखने को मिलता है।
दूसरा जो नाम हमें देखने को मिलता है वो है शिवपाली का, शिवदत्त, शिवपाली। इसके अतिरिक्त हमें हरिदत्त, ठीक है, भगवत, आसेक, ठीक है, आसेक का नाम हमें देखने को मिल जाता है, गौमित्र, विजयभूति और शिवरक्षित। जो अंतिम नाम है वो है शिवरक्षित। तो ये 8 नाम हमें अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से देखने को मिल जाते हैं। जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है वहाँ से हमें ये 8 नाम देखने को मिल जाते हैं, जिनमें शिवदत्त, शिवपाली, हरिदत्त, भगवत, आशेक, गौमित्र, विजयभूति और शिवरक्षित मुख्य हैं। अब देखिए, आयोग जो क्वेश्चन पूछता है, जो आयोग क्वेश्चन बनाता है, वह इस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है। देखिए क्या करता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं उनमें किस शासक का नाम नहीं है, ठीक है, किस शासक का नाम नहीं है। और 3 ऑप्शन आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक ऑप्शन जो होगा वो इनमें से नहीं होगा। तो उसका आंसर क्या होगा? जो अलग ऑप्शन होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनके अलावा जो भी शासक रहे थे, जो भी अलग अलग प्रकार के जो राजा रहे थे, वो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में नहीं थे। यानी कि जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं थी वो किनके द्वारा चलाई गई थी? इन 8 शासकों के द्वारा अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा चलाई गई थी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं थी वो ताम्र मुद्राएं थी। अब आगे हम देखते हैं कि जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं वो अन्य मुद्राओं से किस प्रकार भिन्न रही थी। जो आकृति थी, आकृति में, आकार में, ठीक है, और वेट में जो भी है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं रही थी वो भी अमोघभूति की ही भांति, अमोघभूति प्रकार की भांति ताम्र मुद्रा रही थी। लेकिन यहाँ पर हमें जो इसका पूर्व भाग और पृष्ठ भाग है उन दोनों में अंतर देखने को मिल जाता है, ठीक है। जो पूर्व भाग है उसमें भी अंतर हमें देखने को मिल जाता है और जो इसका पृष्ठ भाग है उसमें भी हमें अंतर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पूर्व भाग की, ठीक है, यानी कि पहले पहलू की, ठीक है। अब इसका जो पूर्व भाग था, जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, इनका जो पूर्व भाग था उसमें सर्वप्रथम हमें मानव की आकृति देखने को मिलती है, ठीक है। मानव की आकृति हमें इसके पूर्व भाग से देखने को मिल जाती है। इसके अतिरिक्त हमें इन मुद्राओं में मानव की आकृति के साथ साथ उन शासकों का नाम देखने को मिलता है जिनके द्वारा ये मुद्राएं चलाई गई थी, ठीक है। शासकों के नाम भी देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा ये मुद्राएं चलाई गई थी। यानी कि जो 8 शासक हमने अभी देखे जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा से संबंधित रहे थे, उन शासकों के नाम इन अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में देखने को मिलेंगे। और कौन से भाग में देखने को मिलेंगे? पूर्व भाग में इनके नाम हमें देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आता है इसका पृष्ठ भाग, ठीक है। जो पृष्ठ भाग था, इसके पृष्ठ भाग में 4 खड़ी रेखाएं थी, ठीक है, 4 जो खड़ी रेखाएं हैं और इसके साथ साथ नंदीपात का चिन्ह हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो पृष्ठ भाग में 4 खड़ी रेखाएं और दूसरा क्या है, 4 खड़ी रेखाएं देखने को मिल जाती हैं और दूसरा हमें इसमें नंदीपात का चिन्ह देखने को मिल जाता है। तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं जो भिन्न हैं अन्य मुद्राओं से वो कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है, जिनमें पूर्व भाग में मानव आकृति और शासकों के नाम देखने को मिलते हैं और इसी के पृष्ठ भाग में हमें 4 खड़ी रेखाएं देखने को मिलती है और नंदीपात का भी चिन्ह हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, जो ये अल्मोड़ा प्रकार की 58 मुद्राएं हैं, जो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं उन्हें गवर्नमेंट द्वारा क्या है, सुरक्षित या फिर संरक्षित रखा गया है।
तो 2 म्यूजियम ऐसे हैं जहां इन्हें सुरक्षित या फिर संरक्षित रखा गया है, वो मैं आपको यहां पर बताते हुए चलता हूं। तो जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, ठीक है, वो मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं, ये मुद्राएं लंदन के अल्बर्ट म्यूजियम में, ठीक है, लिखता हूं यहां पर, लंदन के अल्बर्ट म्यूजियम में, लंदन के अल्बर्ट म्यूजियम में, और कहाँ सुरक्षित रखी गई है, दूसरा जो ये मुद्राएं सुरक्षित रखी गई है वो रखी गई हैं अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में, राजकीय संग्रहालय में, ठीक है, अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में और लंदन के अल्बर्ट म्यूजियम में ये मुद्राएं सुरक्षित रखी गई है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा लंदन में स्थित है, जहां अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं रखी गई हैं, ठीक है। दूसरा जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं वो अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखी गई है। यहाँ पर मैं आपको अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय के बारे में और भी तथ्य बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। जो अल्मोड़ा का जो राजकीय संग्रहालय था उसकी जो स्थापना करी गई थी वो 1979 में करी गई, ठीक है, 1979 ईस्वी में इसकी स्थापना करी गई थी। देखिए इसके पश्चात 1979 के 10 वर्षों के पश्चात इसका जो नाम है वो परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर कर दिया गया, ठीक है। तो वर्तमान में इसका नाम जो हो गया था वो हो गया था क्या, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। और कब से हो गया था, जब इसकी स्थापना हुई इसके 10 वर्षों के पश्चात इसका नाम भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर कर दिया गया। तो 1989 ईस्वी से इसका नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, ठीक है। तो इतना हमने अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के बारे में जाना। अब हम जानते हैं छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, जो कि हमारी अंतिम प्रकार की मुद्राएं हैं। तो छत्रेश्वर या फिर चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, ठीक है, छत्रेश्वर या फिर चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। मैं यहां पर छत्रेश्वर लिख के चल रहा हूं, ठीक है, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं थी वो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की ही बात थी, जो कि परवर्ती मुद्राएं रही थी। अब ये जो मुद्राएं थी, ये जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं थी वो तांबे से निर्मित मुद्राएं थी, यानी कि यह भी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा की भांति ताम्र मुद्रा रही थी, ठीक है, ताम्र मुद्राएं रही थी। तो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं भी किस धातु की बनी थी, वो ताम्र धातु की बनी हुई मुद्राएं थी, ठीक है। इसका जो अगर भार की मैं बात करूं, प्रमाणित आधारों पर जो इसका भार है वो 231 से 291 ग्रेन तक इसका भार है, ठीक है। इन मुद्राओं का जो भार है वो 231 ग्रेन से 291 ग्रेन तक मापा गया है, ठीक है। अब ये जो मुद्राएं चलाई गई थी, ये जो छत्रेश्वर या फिर चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं चलाई गई थी, ये मुद्राएं राजा छत्रेश्वर के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। किसके द्वारा चलाई गई थी, राजा छत्रेश्वर के द्वारा चलाई गई थी, जिस कारण इसको राजा छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं भी कहा जाता है। अब देखिए इसका जो प्रमाण, जो ये राजा छत्रेश्वर का प्रमाण हमें देखने को मिलता है, ये स्वयं इनकी मुद्राओं में हमें देखने को मिल जाता है।
इसकी मुद्राओं में जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं उनमें एक लिपि है, ठीक है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में राजा छत्रेश्वर के बारे में हमें कुछ जानकारी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें ब्राह्मी लिपि में, इन छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा गया है? इनमें लिखा गया है भगवत छत्रेश्वर महात्मन, ठीक है। भगवत छत्रेश्वर महात्मन, इनमें, इन मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि में हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। जिसका अर्थ था यह महान आत्मा छत्र स्वामी, यह महान आत्मा छत्र स्वामी का सिक्का है, ठीक है। क्या बोला मैंने? भगवत छत्रेश्वर महात्मना। अब ये जो भगवत छत्रेश्वर महात्मना का अर्थ निकाला वो डीसी सरकार द्वारा क्या बताया गया? डीसी सरकार ने इसे कहा यह छत्र स्वामी किसका सिक्का है? छत्र स्वामी का सिक्का है, ठीक है। तो डीसी सरकार ने इस जो भगवत छत्रेश्वर महात्मना का अर्थ निकाला वो निकाला यह छत्र स्वामी का सिक्का है। तो छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं थी, ये जो मुद्राएं रही थी वो ताम्र मुद्राएं रही थी, जिनका भार 231 से 291 ग्रेन तक रहा था। इनमें ब्राह्मी लिपि में भगवत छत्रेश्वर महात्मना लिखा था, जिसका अर्थ डीसी सरकार ने बताया कि यह छत्र स्वामी का सिक्का है। अब इनकी जो मुद्राएं रही थी, ये जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं रही थी, उन मुद्राओं में हमें दो चित्र देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जो ये मुद्राएं थी उन मुद्राओं में हमें दो चित्र देखने को मिल जाते हैं। पहला जो चित्र है वो है शिव का, ठीक है। पहला चित्र है शिव का, और दूसरा जो यहाँ पर चित्र हमें देखने को मिलता है वो मिल जाता है वृक्ष का, ठीक है। दूसरा जो चित्र मिलता है वो मिल जाता है हमें वृक्ष का। यहाँ पर शिव का चित्र मिलने के उपलक्ष्य में इतिहासकारों का कहना है कि जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं थी, ठीक है, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं थी, उनमें शिव के छत्रेश्वर या फिर छत्रेश्वर रूप को दिखाया गया है। शिव के छत्रेश्वर या फिर छत्रेश्वर रूप को दिखाया गया है, ठीक है। तो शिव का अगर चित्र मिला है तो इतिहासकारों का कहना है कि शिव के छत्रेश्वर या छत्रेश्वर रूप की पूजा ये लोग करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी दो बातें आ जाती हैं कि जो कुलिंद शासक थे वो शैव मतावलंबी रहे थे, यानी शिव की पूजा करने वाले रहे थे, और दूसरा हमारे पास मत आ जाता है कि ये लोग बहुत कुछ जो थे वो बौद्ध उपासक भी रहे थे, ठीक है। शैव मतावलंबी थे और क्या थे? बौद्ध को मानने वाले या फिर बौद्ध के उपासक भी रहे थे, ठीक है। तो इतनी बातें हमें समझ में आई। अब जो छत्रेश्वर समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके द्वारा भी हमें यहाँ पर जानकारी मिल जाती है किसकी? एक कीर्तिपुर राज्य की। समुद्रगुप्त की, ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके द्वारा हमें एक कीर्तिपुर राज्य की जानकारी मिल जाती है।
ठीक है, कीर्तिपुर राज्य की हमें जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, जिसके उपलक्ष्य में इतिहासकारों का कहना है कि ये जो कीर्तिपुर राज्य था वो छत्रेश्वर प्रकार के या फिर जो अन्य कुड़िंद शासक रहे थे उनकी राजधानी रहा था। ठीक है, तो राजधानी किसकी रहा था? ये छत्रेश्वर या फिर कुड़िंद शासकों की राजधानी रहा था। इसके अतिरिक्त हमें एक जो लाखामंडल अभिलेख है उससे भी इस कीर्तिपुर राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो लाखामंडल अभिलेख है वो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख है। देखिए, देहरादून के लाक्षेश्वर शिव मंदिर, देहरादून के लाक्षेश्वर शिव मंदिर के निकट से हमें लाखामंडल अभिलेख की जानकारी मिलती है, या लाखामंडल के कुछ अभिलेख हमें देखने को मिल जाते हैं। जो किसके अभिलेख हैं? जो 5वीं सदी की रानी, 5वीं सदी की रानी ईश्वरा के अभिलेख हैं। ईश्वरा के अभिलेख हैं। इसी 5वीं सदी की रानी ईश्वरा के अभिलेख से हमें भी कीर्तिपुर राज्य की जानकारी मिलती है। कीर्तिपुर राज्य की जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। तो दो ऐसे स्रोत हैं जिनके आधार पर हमने कहा कि जो कुड़िंद शासकों की राजधानी रही थी, जो कुड़िंद शासकों का क्षेत्र रहा था, या फिर मैं कहूँ जो कुड़िंद शासकों का सबसे प्रसिद्ध स्थान रहा था, वो कौन सा था? वो हमारा कीर्तिपुर राज्य रहा था। इसके पश्चात कुड़िंदों के बारे में जानकारी का जो स्रोत है वो एक पुस्तक है। ठीक है, कौन सी पुस्तक? मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा क्वींस। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा क्वींस से भी हमें कुड़िंदों की जानकारी मिलती है। और ये जो बुक लिखी गई है, ये जो किताब लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है MP जोशी के द्वारा। MP जोशी के द्वारा ये किताब हमें देखने को मिल जाती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो कुड़िंद शासक रहे थे उनकी जो आर्थिक स्थिति रही थी वो सुदृढ़ रही थी, क्योंकि देखिए हमें अमोघभूति प्रकार की चांदी के सिक्के, रजत मुद्राएं और ताम्र मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। तो रजत मुद्राओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो कुड़िंद शासक रहे थे, मौर्यों के बाद जो कुड़िंद शासक रहे थे, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रही थी। और ये जो शासक थे ये बौद्ध के उपासक भी थे और शिव या फिर शैव धर्म को भी मानने वाले रहे थे। तो आज के लेक्चर में हमने कुड़िंद शासकों के बारे में जाना, कुड़िंद शासकों को समझा। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर लास्ट छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं था। तो अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आया हो तो आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।